नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर। आज जो सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है हाफ ईयरली जो 2024 का आरबीएससी बोर्ड एग्जाम हुआ है। अभी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं कंप्लीट। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है ये गवर्नमेंट बेस्ड पेपर है और आपको मैं बताने वाला हूं इस बार इससे पहले जो पेपर हुआ करता था हाफ ईयरली का वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ करता था, लेकिन अभी अपना जो शिक्षा बीकानेर है निदेशालय वहां से पूरे स्टेट का एक पेपर बना है। तो आज का पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं, चलते हैं 1 to 1 क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, हो सकता है 2 पार्ट में पूरा पेपर आए बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और जो 1 लाइनर क्वेश्चन है 1 नंबर के क्वेश्चन है वो आपको मैं 1 वीडियो में एक वीडियो में करवा दूंगा और बाकी क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि बेटा काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट है उन सबको पता है, मैंने इंपॉर्टेंट लगवाया था 2025 के लिए। और वही पहला क्वेश्चन आपके आप ईयरली में आया। पहला क्वेश्चन क्या आया कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें, जिसमें पहला है सेल स्थिरांक का मात्रक है। सेल स्थिरांक का क्या मात्रक होगा बेटा यहां पर सही, वो होगा मीटर इनवर्स। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होने वाला है, मीटर इनवर्स होने वाला है, भूलना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Cu2 प्लस आयन का चुंबकीय आघूर्ण है। अब Cu2 प्लस आयन का चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, जो कि क्या होता है आर्गन 18 4s1 और बेटा 3d का 10 होता है। लेकिन बेटा ये देखो 18 और 1 19 और 10 29 हो गए, लेकिन वो किसका पूछ रहा है 2 प्लस का पूछ रहा है। तो बेटा आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन एस में बढ़ते हैं तो एस से ही निकलते हैं, एक यहां से निकलेगा एक यहां से निकलेगा। ये आपका पास में आ गया 3d9 4s0 क्योंकि 2 प्लस आ गया। अब आपको पता है डी में 3d में कितने हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5। पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं बेटा। ये कितने इलेक्ट्रॉन भर गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 ये 7 ये 8 और ये 9। अपने पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9 हैं, तो 5 पहले भर दिए। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 1। एन का मतलब क्या है बेटा यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है यहां पर एन का मतलब। और आपको बता दूं मैं यहां पर जो चुंबकीय आघूर्ण पूछ रहा है तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर √n ब्रैकेट n प्लस 2bm बोर मैग्नेटोन होता है। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, n की वैल्यू बेटा 1 ब्रैकेट 1 प्लस 2bm। तो बेटा आपके पास में यहां पर म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा सर √3bm है क्या ऑप्शन में √3bm एग्जैक्ट √3bm तो है नहीं यहां पर बेटा, दोबारा देख लेते हैं। √3bm तो बिल्कुल तो एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, देखते हैं कैसे। √3 का जो होता है वो कितना होता है, √3 का जो होता है बेटा वो कितना होता है 1.73। √3 कितना होगा यहां पर 1.73। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 1.73, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.73 होने वाली है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस प्रकार होने वाला है, ठीक है। √3 की वैल्यू 1.73 bm यहां पर कंप्लीट आपका आने वाला है, कुछ इस प्रकार आपका ये होगा। तो ये कॉपर प्लस 2 का चुंबकीय आघूर्ण निकालने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो पूरी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो अभी वर्तमान में जो एनसीईआरटी के आपके 12th के चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन है वान आर्केन विधि किस धातु का शुद्धिकरण करते हैं, और वान आर्केन विधि द्वारा यहां पर आएगी बेटा जर्कोनियम। कौन सी धातु के द्वारा, कौन सी धातु का शुद्धिकरण करते हैं, जर्कोनियम धातु का यहां पर शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइमेथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है। ट्राइमेथिल एमीन, पहले आपको ट्राइमेथिल एमीन बनाना चाहिए बेटा। ये CH3 ये N ये CH3 और ये CH3, इसको क्या बोला जाएगा ट्राइमेथिल एमीन। ट्राइमेथिल एमीन CH3 NCCH3 को क्या बोला जाएगा भाई ट्राइमेथिल एमीन, ये इसका कॉमन नाम है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जाए आपसे, आईयूपीएसी नेम
आईयूपीएसी नेम क्या बताओगे सर? एन कोमा एन डाइमेथिल मेथेनेमिन, डाइमेथिल मेथेनेमिन, एन कोमा एन डाइमेथिल मेथेनेमिन, इसका कौन सा नाम है बेटा? आईयूपीएसी नाम है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्राइमेथिल एमीन किस प्रकार का एमीन है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या उपरोक्त सभी? तो बेटा आपको मैंने बताया, अगर कभी ये आ जाए RNH2 आ जाए तो 1 डिग्री एमीन, अगर कभी ऐसा आ जाए RNHR तो 2 डिग्री एमीन, और आपको बता रखा है अच्छे से कि RNRR आ जाए तो कौन सा एमीन? 3 डिग्री एमीन। मतलब नाइट्रोजन अगर 3 एल्किल समूह के द्वारा गिरा रहता है तो कौन सा एमीन होता है? 3 डिग्री एमीन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? तृतीयक एमीन जाएगा, 3 डिग्री वाला है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 में उपस्थित कौन सी धातु है? बेटा ये जो क्वेश्चन आया है ये आया उपसंयोजक यौगिक। कहां से आया है ये? उपसंयोजक यौगिक से आया, और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं विटामिन B12 की। बेटा विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है वो कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? कोबाल्ट धातु। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में पूछा जाए तो बेटा आपकी आयरन। इसके अलावा और पूछ सकता है वो कुछ, यहां पर जो आपका क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है बेटा? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंटों के लिए तीनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हाफ ईयरली में पूछा गया है, तो इन दोनों क्वेश्चनों में जरा ध्यान देना है आपको कि विटामिन B12 रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, और इसका जो धातु पाई जाती है वो कोबाल्ट धातु का एक संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन एक संकुल यौगिक है जिसमें आयरन धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल भी एक संकुल यौगिक है, वो कौन सी धातु का है? मैग्नीशियम धातु का। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है? कोबाल्ट। पहला ही इसका आंसर होने वाला है कोबाल्ट। निम्न में से प्रतिप शर्करा कौन है? सुक्रोज है बेटा। सुक्रोज को प्रतिप शर्करा क्यों बोला जाता है? क्योंकि सुक्रोज होता है C12H22O11, यह आपका सुक्रोज है। सुक्रोज C12H22O11 को क्या कहा जाता है बेटा? सुक्रोज कहा जाता है। अगर इसका जल अपघटन कर दिया जाए, इसका क्या कर दिया जाए? जल अपघटन। तो आपको मैं बताने वाला हूं इसके जल अपघटन से क्या बनता है बेटा। इसके जैसे जल अपघटन करोगे तो इसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज का बन जाता है एक अणु, और एक अणु बन जाता है बेटा C6H12O6, एक अणु बन जाता है फ्रक्टोज का। एक अणु किसका बन जाता है? फ्रक्टोज का। एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु किसका बनता है? फ्रक्टोज का बनता है। और इन दोनों का जो ये ग्लूकोज होता है ये आपका होता है दक्षिण ध्रुवण गुणक। ग्लूकोज क्या होता है? दक्षिण ध्रुवण गुणक। ग्लूकोज होता है वो दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है, और फ्रक्टोज क्या होता है आपका? वाम ध्रुवण गुणक होता है। वाम ध्रुवण गुणक होता है। ग्लूकोज होता है वो आपका क्या होता है? वाम ध्रुवण गुणक। वाम ध्रुवण गुणक होता है। ये वाम ध्रुवण गुणक होता है, ये दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। और आपका जो सुक्रोज होता है बेटा वो एक प्रकार का डाइसेकेराइड कंपाउंड होता है। डाइसेकेराइड कंपाउंड होता है, और इनके ध्रुवण गुणक के मान के अंतर के कारण ही बेटा सुक्रोज को कौन सा शर्करा कहा जाता है? सुक्रोज को प्रतीप शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है? प्रतीप शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। यहां पर पेज ले लेते बेटा। निम्नलिखित में से केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। केनिजारो अभिक्रिया के बारे में बात करता हूं पहले। आपकी रिएक्शन है केनिजारो। केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है आपको अच्छे से समझा देता हूं। केनिजारो अभिक्रिया पहले तो मैं आपको बता देता हूं। केनिजारो अभिक्रिया देने के लिए आपको पता है एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड, एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। एल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड कौन सी अभिक्रिया देते हैं?
केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। केनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। और अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। ये क्या होता है इस अभिक्रिया में क्या होता है आपको अच्छे से समझा दूं। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड दुर्बल सार या तनु NaOH या KOH की उपस्थिति में सब असमानुपातन अभिक्रिया द्वारा असमानुपातन का मतलब जानते हो ना, एक ही अणु का ऑक्सीकरण और एक ही अणु का अपचयन। एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। एक अणु किस में अपचयित हो जाता है? एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, जबकि दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों में ऑक्सीकृत हो जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों में ऑक्सीकृत हो जाता है। पहली कंडीशन तो यह है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ही सभी के वो देते हैं। दूसरी है कि इसमें क्या होता है, तनु NaOH या तनु KOH की उपस्थिति में एक अणु एल्कोहल में अपचयित होता है और दूसरा अणु बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों की सोडियम लवणों में अपचयित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं बेटा, यह आपका है एसिटेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। अब क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो ये केनिजारो अभिक्रिया देता है। अब केनिजारो अभिक्रिया में इसके कितने अणु ले लूं? 2 अणु ले लूं। यहां पर मैं ऊपर लिख दूं तनु NaOH। तो आपको क्या करना है, एक अणु को तो बदल देना है, किसमें? एल्कोहल में। तो यहां पर क्या बन जाएगा सर? एक अणु एल्कोहल में बदलेगा तो CH3OH, ये मेथेनॉल बन जाएगा। और दूसरा अणु होता है वो किसमें बदल जाता है बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों में। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण क्या बन जाएगा? HCOONA या HC डबल बॉन्ड ONA। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। ये सोडियम फॉर्मेट बन गया, मतलब एसिटेल्डिहाइड इस रिएक्शन को देता है। ये केनिजारो अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा देता है कौन सा नहीं देता। ऑप्शन में क्या दे रखा है सर? नहीं देगा तो एसिटेल्डिहाइड देगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये भैया है, ये केनिजारो अभिक्रिया देंगे नहीं देंगे, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। देंगे नहीं देंगे बेटा? बिल्कुल। ये C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड समूह गया, और एल्डिहाइड समूह से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से 1 Cl 2 Cl और 3 Cl जुड़े हुए हैं। मतलब बेटा इसमें भी अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। नेक्स्ट है बेटा आपका ये वाला, इसके बारे में बात करते हैं। पहले ये ऐसे है CH3 यहां पर कुछ तो है बेटा, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता। CH3 है, फिर ये CH3 का होल थ्राइस है, यहां पर टाइपिंग में गलती हो गई। CH3 का होल थ्राइस, ये CH3 और ये आपका CHO। मतलब यहां पर भी आपका अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी देगा, ये भी केनिजारो अभिक्रिया देगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या है? ये वाला है भैया। तो इसमें आप देख रहे हो CH3 CH2 CHO, ये अल्फा कार्बन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, मतलब ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। मतलब आपका जो 1 2 3 प्रोपेनेल है, प्रोपेन और एल लग जाता है, प्रोपेनेल है, वो केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो इनमें से कौन सा केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर
करेक्ट आंसर होने वाला है बेटा यहां पर के निजार अभिक्रिया कौन नहीं देगा, प्रोपेनेल नहीं देगा, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं, वह अभिकर्मक जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। ऐसा अभिकर्मक बताओ जिसके साथ एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दोनों आसानी से क्रिया करते हैं। पहला बोल रहा है फेलिंग विलियन, दूसरा बोल रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, और तीसरा बोल रहा है सिप अभिकर्मक, और चौथा बोल रहा है टोलन अभिकर्मक। मैं इन चारों के बारे में बात करता हूं। पहले इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं बेटा मैं क्या होता है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहला आपका फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन। तो फेलिंग विलियन में दो अभिकर्मक आते हैं, एक आता है बेटा फेलिंग अभिकर्मक ए, एक क्या आता है आपका फेलिंग अभिकर्मक ए, फेलिंग अभिकर्मक ए आता है, और दूसरे में क्या आता है आपका फेलिंग अभिकर्मक बी, दूसरे में क्या आता है आपका फेलिंग अभिकर्मक बी, और इन दोनों से मिलकर क्या बनता है फेलिंग विलियन बनता है। फेलिंग अभिकर्मक ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन आपका क्या कहलाता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन CuSO4 का जो जलीय विलियन होता है वो आपका फेलिंग अभिकर्मक ए कहलाता है। और यहां पर आपका ये जो फेलिंग अभिकर्मक बी होता है ये क्या होता है बेटा आपका, ये होता है रोसेल लवण, रोसेल लवण, रोसेल लवण, रोसेल लवण। और रोसेल लवण क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को फेलिंग अभिकर्मक बी कहा जाता है। आपको मैं एक चीज बता दूं, फेलिंग विलियन होता है इसका यूज ओनली होता है बेटा एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण द्वारा, मतलब कीटोन तो इनसे क्रिया ही नहीं करते हैं। ये दुर्बल, एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है, एक प्रकार का क्या है ये दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक है, और कीटोन तो इनसे क्रिया ही नहीं करते। मतलब पहला आंसर तो आपका वैसे ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है एसीटोन, और एसीटोन एक प्रकार का कीटोन है और कीटोन दुर्बल ऑक्सीकारक से क्रिया नहीं करता। मतलब पहला फेलिंग विलियन ए तो गलत होने वाला है। दूसरा है टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक क्या होता है, टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक क्या होता है बेटा, ताजा बने, ताजा बने, ताजा बने अमोनिकर्त, ताजा बने अमोनिकर्त विलियन को टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। टोलन अभिकर्मक कहा जाता है। टोलन अभिकर्मक भी क्या होता है बेटा, पहले इसमें टोलन अभिकर्मक बनाने के लिए ये NH4OH ले लेते हैं और इसमें क्या मिलाया जाता है AgNO3, AgNO3 मिलाया जाता है। और आपका यहां पर पहले प्रिसिपिटेट बनता है बेटा इसमें Ag2O, क्या बन जाता है Ag2O, ये श्वेत कलर का उसे बनता है इसमें थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जो होता है ये आपका अनस्टेबल होता है और फिर रिएक्शन करके एक प्रकार का यहाँ पर संकुल यौगिक बनता है बेटा AgNH3 का होल ट्वाइस, ये प्लस और OH माइनस, इस कंपाउंड को कहा जाता है बेटा क्या, टोलन अभिकर्मक। अमोनिकर्त सिल्वर विलियन को क्या कहा जाता है बेटा, टोलन अभिकर्मक। और टोलन अभिकर्मक भी एक प्रकार का क्या होता है, टोलन अभिकर्मक भी एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, मतलब ये भी कीटोन से क्रिया नहीं करता, ये भी कीटोन से क्रिया नहीं करता। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, सिप अभिकर्मक। और सिप अभिकर्मक तो बेटा एक प्रकार का उत्पाद है 1 डिग्री एमीन, कार्बोनिल समूह से 1 डिग्री एमीन की क्रिया कराते हैं ना,
कार्बोनिल समूह की, ये C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनिल समूह है और 1 डिग्री एमीन आपका क्या होता है RNH2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो H2N और ये आपका R, ये 1 डिग्री एमीन है। और 1 डिग्री एमीन जब क्रिया करते हैं तो यहां से बाहर क्या निकल जाएगा सर, बाहर यहां पर H2O बाहर निकल जाएगा और H2O बाहर निकला तो ये प्रोडक्ट जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा यहां पर सर, डबल बॉन्ड N और ये R। इसको ही बोला जाता है सिप अभिकर्मक। इसको क्या बोला जाता है बेटा, सिप अभिकर्मक, सिप अभिकर्मक। तो बेटा वो तो एक प्रकार का प्रोडक्ट है, उसके साथ तो नहीं होती क्रिया। तो फिर अगला क्या है बेटा आपका गिरन्यार अभिकर्मक। गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक क्या होता है, गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक। और गिरन्यार अभिकर्मक होता है वो होता है आपका RMgX, RMgX। और इसके साथ कीटोन भी क्रिया करते हैं और इसके साथ एल्डिहाइड भी क्रिया करते हैं, दोनों क्रिया करते हैं। कैसे, जैसे मैं इसकी क्रिया करा रहा हूं एसीटोन से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका एसीटोन है। अब एसीटोन देखना थोड़ा ध्यान से, ये C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका एसीटोन ले लिया मैंने, ये डबल बॉन्ड O, ये एसीटोन। एसीटोन की क्रिया अगर मैं RMgX से कराता हूं, RMgX से कराता हूं, तो आपको पता है ये बॉन्ड U टूटेगा, इस पे डेल माइनस, यहाँ डेल प्लस आ जाएगा। और बेटा ये जो बॉन्ड है इस प्रकार टूटता है, ये डेल प्लस और इस पे डेल माइनस आ जाता है। और आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, CH3, ये C, फिर ये CH3, प्लस वाले पे माइनस वाला जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ जुड़ जाएगा R, ये O पर माइनस है, फिर यहाँ Mg प्लस और Br जुड़ जाता है। और इसका जल अपघटन कर दिया जाए H2 और H प्लस की उपस्थिति में इसका जल अपघटन हो जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है CH3, ये R, ये CH3, माइनस वाले पे O, ये देखो HOH लिख देता हूं बेटा मैं इसको, H प्लस और OH माइनस, माइनस वाले पे प्लस वाला चिपका दो, ये OH बन गया। और साथ में आपका क्या बन जाता है Mg, Br और OH, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल बन गया। कौन सा एल्कोहल बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब एसीटोन के साथ गिरन्यार अभिकर्मक क्रिया करता है, एसिटाल्डिहाइड के साथ भी करता है। CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये H, ये है आपका एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड है और एसिटाल्डिहाइड के साथ भी क्रिया करता है। एसिटाल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा कौन बेटा आपका RMgX, ये बॉन्ड U टूटेगा, ये डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ये बॉन्ड U टूटेगा, ये डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा कंपाउंड। कैसे कि सर CH3, ये बॉन्ड टूटा, ये CH, यहाँ CH बच गया, सिंगल बॉन्ड टूट गया, प्लस वाले पे माइनस वाला चिपका दो, ये R जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्ड O पे माइनस है, ये Mg प्लस और ये X। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, जल अपघटन कर देंगे और जल अपघटन करने पर आपका HOH बन गया, H प्लस और OH माइनस, माइनस वाले पे प्लस वाला चिपका दो, CH3, CH, ये R, ये OH और ये आपका Mg, ये X और ये आपका MgX। और बेटा यहां से OH चल जाएगा, ये OH प्लस वाले माइनस वाला गया ना, ये कौन सा एल्कोहल बन गया, 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो जो भैया आपको मैं बता दूं, एसीटोन तो क्रिया करके गिरन्यार अभिकर्मक से 3 डिग्री एल्कोहल बनाता है और एसिटाल्डिहाइड 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है और फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ताजा बने अमोनिक अर्थ। यहां पर थोड़ी सी सही परिभाषा लिख लो, एकदम परफेक्ट। ताजा बने अमोनिक अर्थ सिल्वर, सिल्वर विलियन को, सिल्वर विलियन को तोलन अभिकर्मक कहा जाता है। आगे देखते हैं बेटा, तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें, गिरन्यार अभिकर्मक, क्योंकि ये भी क्रिया नहीं करता, ये भी क्रिया नहीं करता, जबकि तो एक प्रोडक्ट है उन दोनों का। ठीक है, डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है बेटा फास्फोरिक अम्ल। डीएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है बेटा, फास्फोरिक अम्ल। कौन से अमीनो अम्ल में असमित कार्बन परमाणु नहीं होता है, इसका सही आंसर होने वाला है लाइसिन। लाइसिन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जिसमें असमित कार्बन परमाणु नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वथनांक में उन्नयन, ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, इसमें क्या आया, क्वथनांक में उन्नयन किसके समानुपाती होता है बेटा, जो आपका क्वथनांक में उन्नयन होता है जिसको बोला जाता है डेल्टा टीबी, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, मोललता के। किसके समानुपाती होता है, मोललता के समानुपाती होता है। और यहां पर एक स्थिरांक भी आता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो और इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते हो। तो यहां पर पहले रिक्त स्थान में क्या आने वाला है कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, वो मोललता के समानुपाती होता है। दूसरा, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफिरोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में उपस्थित बंध का नाम क्या है बेटा, प्रोटीन बनते हैं एमिनो अम्लों से। प्रोटीन किनसे बनते हैं, एमिनो अम्लों से। और एमिनो अम्लों के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, पेप्टाइड बंध। कुल मिला के प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है पेप्टाइड बंध। प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। वहां पर लिखा हुआ है बंध पहले से, तो प्रोटीन में कौन सा बंध होता है, प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बंध। आइसोब्यूटिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। बेटा आइसोब्यूटिल एल्कोहल बनाना है तो CH3 दूसरे कार्बन पे CH3 लगा दो, फिर आइसो के लिए ब्यूटिल है तो 4 CH2OH, ये है इसका कॉमन नेम। तो क्या होगा सर, दूसरे पे टोटल 2 CH3 जुड़े, टोटल कार्बन 4 है, तो आइसोब्यूटिल एल्कोहल। आइसोब्यूटिल एल्कोहल इसका जो सामान्य नाम है वो, तो इसका सामान्य नाम तो क्या है, आइसोब्यूटिल एल्कोहल है। और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है बेटा, तो आईयूपीएसी नाम सर 1 2 नीचे आओ जो भी 3 और सीधे जाओ तो भी 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनोल या प्रोपेन 1 ऑल भी लिख सकते हो। तो इसका नाम क्या हुआ सर, 2 मेथिल प्रोपेनोल, जो इसका आईयूपीएसी नाम है वो क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेनोल। दिक लवण जल में वियोजित होकर, दिक लवण क्या होते हैं थोड़ी सी मैं बात करता हूं बेटा, दिक लवण के बारे में बात कर लेता हूं, थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा भी नहीं बताऊंगा, इधर ध्यान से देखो बेटा। 3 प्रकार के लवण होते हैं, एक होते हैं सरल लवण, एक होते बेटा आपके दिक लवण, और एक होते बेटा आपके संकुल यौगिक। जो थर्ड चीज है वो क्या है आपकी, संकुल यौगिक। अब आपको मैं बता देता हूं, तीनों की थोड़ी थोड़ी बारे में बात करता हूं। सरल लवण तो क्या होते हैं कि सरल लवण जैसे NaCl एक सरल लवण है, कितने आयनों से बने, Na+ और Cl- में टूट जाएगा, जल में मिलाते हैं। मतलब जो सरल लवण होते हैं उसमें क्या होता है, एक धनायन, एक प्रकार का धनायन। सरल लवण में एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का धनायन होता है, वह एक प्रकार का ऋणायन होता है। एक प्रकार का क्या होता है, ऋणायन होता है। ये आपके सरल लवण है। दिक लवण क्या होते हैं बेटा, डबल साल्ट बोलते हैं जिनको इंग्लिश में डबल साल्ट बोलते हैं। डबल साल्ट क्या होते हैं सर, डबल साल्ट होते हैं जैसे आपके कार्नेलाइट KCl.MgCl2, इसको बोला जाता है कार्नेलाइट। 2 सरल लवणों से मिलकर बनता है ये कार्नेलाइट। ये कार्नेलाइट सरल लवण होता है। इसमें क्या होता है कि सर ये टूटेगा अगर KCl.MgCl2 को अगर जल में मिलाते हैं, तो अगर ये टूटता है तो एक तो टूटेगा K+ में, एक टूटेगा Mg+2 में, और 3 हो गए यहाँ पर क्लोराइड आयन, तो 3 Cl-। मतलब इसमें क्या है, इसमें एक चीज सामने आई सर, इसमें 2 प्रकार के तो धनायन होते हैं, 2 प्रकार के धनायन, वह एक प्रकार का ऋणायन। वह एक प्रकार का क्या है, ऋणायन है। 2 प्रकार का तो धनायन है और एक प्रकार का क्या है, ऋणायन है। यह आपके होते हैं दिक लवण। तो दिक लवण का पूछ रहे हैं तो इतनी बात करते हैं यहां पर। तो दिक लवण जल में वियोजित होकर कितने प्रकार के आयन देता है, तो कितने प्रकार के आयन दे रहे हैं टोटल, ये बेटा
3 प्रकार का आयन दे रहा है, एक ऋण आयन दे रहा है और 2 प्रकार के धन आयन दे रहा है। तो यहां पर आप क्लियरली लिखो 2 प्रकार के धन आयन, 2 प्रकार के धन आयन व 1 प्रकार का ऋण आयन। यहां जगह नहीं है, यहां लिख रहा हूं वह 1 प्रकार का ऋण आयन, 2 प्रकार का धन आयन व 1 प्रकार का ऋण आयन। कुल कितने आयन दिए इसने? 3 आयन दिए। लैंथेनोइड तत्वों से बने मिश्र धातु को लैंथेनोइड तत्वों से बने मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। कौन सी धातु कहा जाता है? मिश्र धातु। आपको मैं बता दूं बेटा, ये जो मिश्र धातु होती है इसके बारे में बात कर लेता हूं। मिश्र धातु एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें 95% तो लैंथेनोइड तत्व पाए जाते हैं। 95% क्या पाए जाते हैं? लैंथेनोइड तत्व। और जो 5% बच रही है उसमें पाया जाता है आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। और इस मिश्र धातु का यूज किया जाता है बंदूक की गोली बनाने में। बंदूक की गोली बनाने में मिश्र धातु का यूज किया जाता है। तो मिश्र धातु में 95% तो लैंथेनोइड तत्व होते हैं, 5% आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम होता है। और इस मिश्र धातु का यूज कहां होता है? बंदूक की गोली बनाने में किया जाता है। या आपके रिक्त स्थान पे पहले में क्या आएगा? मोललता, दूसरा में कैल्सिफिरोल, तीसरे में पेप्टाइड बंध, 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 प्रकार के धनायन और 1 प्रकार का ऋणायन। और मिश्र धातु होती है क्या, उसके बारे में बता दिया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, अब अति लघुरात्मक क्वेश्चनों में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या है? हेनरी का नियम लिखिए। तो आपको मैं हेनरी का नियम बता देता हूं। हेनरी का नियम क्या होता है? हेनरी का नियम पूरा डिटेल से बता दूंगा। हेनरी का नियम थोड़ा ध्यान से देखना। हेनरी का नियम क्या होता है आप अच्छे से देख लेना। हेनरी ने क्या किया कि जो गैसें होती है वो गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए साइंटिस्ट है हेनरी, और इन्होंने हेनरी का नियम दिया कि किस प्रकार जो गैस है उसकी घुलनशीलता, उसकी जो विलेयता है वो दाब के ऊपर निर्भर करती है। तो इन्होंने क्या बोला कि स्थिर ताप पर, परम टेम्परेचर फिक्सर का इन्होंने क्या बोला? स्थिर ताप पर किसी गैस के द्वारा द्रव विलायक या विलयन की सतह पर लगाया गया आंशिक दाब P उस गैस की द्रव विलायक में विलेयता के समानुपाती होता है। और इसे ही हेनरी का नियम कहा जाता है। तो हेनरी ने यह बोला कि किसी भी गैस का द्रव विलायक की सतह पर जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है वो उस गैस की विलेयता के समानुपाती होता है। मतलब जो P समानुपाती होता है वो किसके होता है बेटा? M के समानुपाती होता है। M क्या है? यहाँ पर विलेयता है। और यहाँ पर फिर कांस्टेंट भी आया जिसको बाद में बोला गया KHM। तो यहाँ पर ये हेनरी का नियम का सूत्र होता है बेटा, गणितीय रूप होता है। यहाँ पर P तो है गैस का आंशिक दाब, P तो क्या है? गैस का आंशिक दाब, P है यहाँ पर गैस का आंशिक दाब। KH क्या है यहाँ पर? KH है यहाँ पर हेनरी स्थिरांक। और यहाँ पर M क्या है? M है गैस की विलेयता। M क्या है यहाँ पर? गैस की विलेयता। यह आपका पहला क्वेश्चन, इस प्रकार आपको आंसर देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? प्रासरण दाब की परिभाषा लिखिए। तो प्रासरण दाब की परिभाषा क्या लिखोगे? प्रासरण दाब
प्रासरण दाब। देखो आपको पता है प्रासरण और प्रासरण दाब में फर्क होता है। प्रासरण क्या होता है कि किसी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवेश करना या विलयन में प्रवाह होना, वो क्या कहलाता है? प्रासरण की क्रिया कहलाती है। लेकिन प्रासरण क्या होता है? एक अतिरिक्त दाब होता है जो विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्रवाह को रोक देता है या प्रासरण की क्रिया को रोक देता है। उस दाब को क्या कहा जाता है? प्रासरण दाब कहा जाता है। वह अतिरिक्त दाब जिसके द्वारा विलायक के शुद्ध विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में रुक जाता है, वह दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। वह दाब क्या कहलाता है? प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण दाब क्या होता है? एक ऐसा अतिरिक्त दाब होता है जिसके द्वारा प्रासरण की क्रिया बंद हो जाती है। प्रासरण की क्रिया बंद होने का मतलब सीधा सीधा है कि शुद्ध विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में होना बंद हो जाता है। उस दाब को कहा जाता है प्रासरण दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से वेग स्थिरांक की सहायता से अभिक्रिया की कोटि बताइए। अगर बात करूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, मैं यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभिक्रिया की कोटि के बारे में बात कर लेता हूं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर देंगे अपन। यहां पर 3 प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होती है, उसके बारे में बता देता हूं मैं। होता है एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक होती है बेटा आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और एक होती है आपकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। अगर तीनों के वेग स्थिरांक के मात्रक के बारे में बात करूं, इसका जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है, वो क्या होता है बेटा? मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। वेग स्थिरांक के का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। और शून्य कोटि की अभिक्रिया का होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये इसका वेग स्थिरांक के का मात्रक। अब थोड़ा आप क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। उसने क्या बोला कि निम्नलिखित में से वेग स्थिरांक के का मान दे रखा है आपको 3 × 10 की पावर -11 सेकेंड इनवर्स। तो बेटा उसने क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है कि के की वैल्यू है 3 × 10 की पावर -11 सेकेंड इनवर्स। 3 × 10 की पावर -11 सेकेंड इनवर्स, ये के की वैल्यू है। मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि सेकेंड इनवर्स किसका होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर के में लास्ट में सेकेंड इनवर्स आ जाए तो बेटा कौन सी कोटि की अभिक्रिया रहेगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहने वाली है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो ईथर बना लेते हैं बेटा। यहां पर देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण, और ईथर होता है ROR इस प्रकार का। और संकरण निकालने का तरीका आप जानते हो, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इसमें सिग्मा बंधों संकरण निकालने का तरीका क्या होता है? सिग्मा बंधों की संख्या
प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कितने सिग्मा बंधे हैं ऑक्सीजन पे सर? 2 तो सिग्मा बंधे। और लोन पेयर कितने होते हैं सर जी? 2 ही लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद टोटल 6 होते हैं। 22 सेल में तो 2 इधर काम आ गए, 2 लोन पेयर बच गए। 2 और 2 कितने आ गए? 4। और 4 पे संकरण कौन सा होता है? sp3। मतलब ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पे कौन सा संकरण पाया जाता है बेटा? sp3। भूलना नहीं है, आगे ध्यान से देखना। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का sp3। आगे थोड़ा ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? फिनोल, फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म एवं सार से कराने पर क्या प्राप्त होता है? फिनोल की क्रिया किसके साथ कराओ बेटा? क्लोरोफॉर्म और सार से कराने पर क्या प्राप्त होता है? आपका फिनोल आपको दे रखा है, और फिनोल की क्रिया किसके साथ करानी है? फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सार से करानी है। फिनोल की क्रिया किसके साथ करवानी है आपको? क्लोरोफॉर्म और सार के साथ करानी है। तो ये आपकी कौन सी एक नेम रिएक्शन है? उस नेम रिएक्शन से आ रखा है। आप बताइए बेटा इसको, कौन सी नेम रिएक्शन है ये? आप सभी को बताना है नेम रिएक्शन कौन सी है, और इस नेम रिएक्शन से ये क्वेश्चन आ रखा है। तो फिनोल की क्रिया आपको करानी है क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के साथ और सार। एक नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आया है, ये आप सभी को बताना है। फिनोल की क्रिया अगर किसके साथ कराई जाए? क्लोरोफॉर्म और सार के साथ कराई जाए तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सार से करा देते हैं। फिनोल की क्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और सार के साथ करा देते हैं तो क्या बनेगा? फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सार के साथ कराने पर आपका क्या बनने वाला है? इसमें इसका आंसर आप सभी को देना है। फिनोल की क्रिया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म और सार के साथ। थोड़ा सा रिलैक्स लिया है बेटा 2 मिनट का। जो फिनोल की क्रिया है वो क्लोरोफॉर्म और सार के साथ कराते हैं, तो इसका आंसर मैं यही दे देता हूं बेटा। यह आपका फिनोल है और फिनोल की क्रिया करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फिनोल की क्रिया किसके साथ कराओ? यह आपका फिनोल होता है, और फिनोल की क्रिया कराओ किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और NaOH के साथ। तो फिनोल की क्रिया अगर क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट यहां पर बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है? यहां पर फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और सार के साथ कराने पर यहां पर जो आपका ये OH समूह है ये किस में बदल जाता है? या आपका बदल जाता है यहां पर CHO में, सॉरी यहां पर OH तो रहेगा ही सही, साथ में ये CHO भी बन जाता है, और इसको बोला जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है इसको? सैलिसिल एल्डिहाइड। तो फिनोल की क्रिया अगर क्लोरोफॉर्म और सार के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है? आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? हिंसबर्ग अभिकर्म की संरचना लिखिए। तो हिंसबर्ग अभिकर्म क्या होता है? एरिल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अभी मैंने पहले पढ़ा है उसमें बताया था आपको। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या कहा जाता है? हिंसबर्ग अभिकर्म कहा जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? C6H5 H डबल बॉन्ड O और आपका होता है बेटा SO2, और ये आपका होता है Cl, और इसको ही कहा जाता है कौन सा अभिकर्मक? हिंसबर्ग अभिकर्मक। ये है आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक, और इसका यूज किया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो के विभेदीकरण में। आगे चलते हैं। आपके लघुरात्मक प्रश्न खत्म हो गए। अब जो क्वेश्चन है वो है लघुरात्मक प्रश्न। और बेटा ये जो सेशन है यहां पर ही समाप्त करता हूं। इस सेशन को यहां समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो में मैं आपको लघुरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन करवाने वाला हूं।
वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम साथ, थैंक यू।